हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईज क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और प्रश्नों का बौछार लेके आ चुके हैं। किसका? PYQ सीरीज मॉडर्न इंडिया का 110 की गारंटी। और सभी टीचरों ने ये वादा किया है 110, तो 110 गारंटी देंगे आप लोग। चलिए, बाकी बातें तो बीच में करते रहेंगे। चलिए आते हैं, प्रश्न पे आते हैं क्या है। और इस बार जो पिटारा खुला है मेरा, उस पिटारे में जो है प्रश्न है वो मिक्स प्रश्न है। इस बार स्पेशल किसी टॉपिक से प्रश्न नहीं है। तो क्या है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था ये बताना है। तो क्या आया था? 1498 इसमें आया था। कहाँ आया था? कालीकट के बंदरगाह पे आया था। कालीकट के बंदरगाह पे आया था और वहां का शासक था जमोरिन। उसने इसका स्वागत किया था। किसने? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा कब आया? दोबारा 1502 ईस्वी में आया। ये पुर्तगाली क्या था? ये पुर्तगाली व्यापारी था और यहां से क्या खरीद के ले गया? यहां से वो मसाले खरीद के ले गया और 60 गुने दाम में बेचा था उसको। तो मुनाफा 60 गुना हुआ था और उसने भारत की खोज की, समुद्र यात्रा की। मान चलिए, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था बताना है। तो क्या आंसर होगा इसका? जॉब चौर्नोक इसका आंसर होगा। और गैलोल्ड अंगियार, हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले भी। गैलोल्ड अंगियार जो थे बंबई के संस्थापक थे। किसके? बंबई के संस्थापक थे अंगियार। और कलकत्ता के संस्थापक हो गए जॉब चौर्नोक साहब हो गए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? किस वर्ष? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? वर्ष बताना है। तो है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजी बंगाल के गवर्नर, और दूसरे तरफ से सुराजुद्दौला। इसमें क्या थी कि विजय फिक्स थी कि किसकी विजय होनी है, क्योंकि इनके 3 विद्रोही थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे। कौन विद्रोही थे 3? एक मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। लड़ तो रहे थे सुराजुद्दौला की तरफ से, मगर इनका मन और तन जो था कहाँ? अंग्रेजों की तरफ था। मगर इनके जो 2 वफादार थे वो तन मन से लड़ रहे थे इनके प्रति, मीर मदन और मोहनलाल। और लास्टली जो तय था विजय, यानी सुराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। और मीर जाफर इसके बाद क्या बनता है? बंगाल का नवाब बन जाता है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को हुआ था। जब मीर जाफर गद्दी पे बैठता है, कब? प्लासी के युद्ध के बाद। तो 3 साल के बाद ही, यानी 1757 से लेकर 60 तक वो गद्दी पे बैठ पाता है। और अंग्रेजों की जितनी मांगे थी, डिमांड थी, पूरा नहीं कर पाता है। तो अंग्रेजों ने इसको हटा के मीर कासिम को गद्दी पे लाता है। और वो भी डिमांड पूरा नहीं कर पाता है। 63 में वो गद्दी से हट जाता है। फिर दोबारा मीर जाफर जो है 63 से लेके और 65 तक ये गद्दी पे रहता है। तो नवाब कौन हुआ? मीर जाफर नवाब हुआ। अच्छा, ये बताना है कि बक्सर की लड़ाई किनके बीच हुआ था। बक्सर की लड़ाई जो था अंग्रेजों के बीच, और इधर से 3 संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी। एक तरफ से हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ से 3 थे। कौन? एक तो हमारे मीर कासिम, बंगाल के पूर्व नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इसमें संयुक्त सेना भी किसको? अंग्रेजों को हरा नहीं पाई। और विजय किसको हुई? हेक्टर मुनरो की, अंग्रेजों की विजय हो गई। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए ये बताना है। टीपू सुल्तान जो है 1799 में मारे गए थे।
इसका उत्तर 97। कौन सा युद्ध था वो? आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था और इसी युद्ध के बीच में ही टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? वीर गति प्राप्त हो जाती है 1799 में ही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 60 और 65 से 67, और वो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। जनरल नहीं था, गवर्नर था वो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे 33 में एक्ट आया। 33 के एक्ट के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया और उसमें शासनकाल किसका था? विलियम बेंटिक साहब का। तो स्टेटमेंट सही है। पूछा है कौन सही है इसमें? कौन है? केवल 1, 2, 1 और 2, 1 और 2 नहीं, क्या है? केवल 2 हो जाएंगे। तो अब मन में प्रश्न आएगा कि सर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स साहब थे। वारेन हेस्टिंग्स साहब हुए, क्योंकि 73 का एक्ट आया, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जो है पद गवर्नर जनरल में ट्रांसफर कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में आया कब? 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली आया। कब? जब इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे मुगल सम्राट से, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से क्या क्या लिया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लिया था और द्वैत शासन प्रणाली को उसने शुरू कर दिया। द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया। ऐसे द्वैत शासन जो प्रणाली के जनक माने जाते हैं, लियोकार्टियस को माना जाता है। किसको? लियोकार्टियस को माना जाता है। और 65 में शुरू हुआ और 72 में समाप्त कर दिया गया। जब 72 में समाप्त किया गया तो शासनकाल किसका था? तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था वो। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 86 से 93 और दोबारा जब आता है 1805 में, तो इसकी मृत्यु इंडिया में ही कहाँ? गाजीपुर पास हो जाती है और वहीं गाजीपुर में इसकी कब्र या समाधि बना दी जाती है। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। क्या है? ठगों का उन्मूलन। ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों के उन्मूलन के लिए सिलमैन कमेटी बनी थी। सिलमैन कमेटी, सिलमैन कमेटी बनी थी, 30 में बनी थी और शासनकाल जो था उसमें विलियम बेंटिक साहब का था। विलियम बेंटिक जो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम नियुक्त हुआ था, उन्हीं का शासनकाल था। तो और कमेटी कौन? सिलमैन। आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन सिलमैन कमेटी में। जेम्स एंड्रू रैमजे, सब बता चुके हम। जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? बताना है। तो नाम था लॉर्ड डलहौजी साहब का नाम था जेम्स एंड्रू रैमजे। शासनकाल 48 से 56 तक शासनकाल, और इन्हीं के काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, यानी अपहरण का नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत जो कहें इनको। वो कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई थी? जनसंख्या की जनगणना सेंसस जो है 72 में शुरू हुआ था और उसमें शासनकाल था लॉर्ड मेयो का 69 से 72 तक। मगर एक प्रश्न आएगा आपके मन में कि भाई सर, नियमित जनगणना से एक बार पूछा गया प्रश्न है कि नियमित जनगणना किसने शुरू किया? पहले शुरू कब हुआ? नियमित जनगणना शुरू हुआ 1881 ईस्वी में और शासनकाल था उसमें रिपन का शासनकाल, क्योंकि शासनकाल 80 से 84 तक शासनकाल रहता है रिपन का। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था? ये सवाल जो है मिक्स सवाल है, हर चैप्टर से सवाल है इधर।
किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब आया था? 93 में। इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं या अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 93 का शासनकाल किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। क्या था इसमें? इसमें कहा कि भाई अंग्रेज सोचे कि क्यों ना हम ऐसा व्यवस्था अपनाएं ताकि टैक्सेशन से पैसा आ जाए हमारे पास। तो कैसे आएगा? तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं चाहते थे उसमें। तो उन्होंने क्या किया, जमींदारों से क्या किया कि कांटेक्ट किया कि आप टैक्स वसूल कर देंगे और बदले में कुछ रख लेंगे। तो उन्होंने क्या 10/11 और 1/11 का फॉर्मूला अपनाया। उसने कहा 10/11 जो है टैक्स वसूल कर वो दे देना है आपको कंपनी को, और 1/11 भाग जो आप खुद रख लेंगे। और पूरे भारतवर्ष के 19% भूभाग पे ये लागू थी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। संतावन के बरेली विद्रोह, अभी तक ये नहीं पढ़ा है हम, प्रश्न आ गया। 57 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खान, और कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के नेता थे 57 में, ठीक है। और ब्रिटिश कादी जो थी नहीं था, ये अवध या लखनऊ का नवाब था, मगर इनकी देखरेख संरक्षिका इनकी मां थी बेगम हजरत महल, जो 57 के विद्रोह में लखनऊ या अवध का नेतृत्व प्रदान की थी। उसके बाद दिल्ली का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय साहब ने। इलाहाबाद का लियाकत अली साहब ने। उसके बाद कानपुर का नाना साहब या धोंदू पंत। उसके बाद झांसी से लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व प्रदान किया था 57 के विद्रोह में। 57 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? यूनिक प्रश्न, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चर्चिल महोदय, एटली महोदय, पामस्टन महोदय, गेलस्टोन महोदय। कौन महोदय थे भाई? तो वो थे पामस्टन महोदय थे हमारे। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख किया है? यानी एक फैक्ट तैयार हो गया, आनंद मठ के लेखक कौन हो गए? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया इन्होंने, ये बताना है। इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, जो 1763 से लेके 1800 तक हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, और सन्यासी विद्रोह के नेता थे केना सरकार या द्विज नारायण साहब, जो कहें इनको। पंजाब में कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत जवाहर मल। इनको सियान साहब भी कहा जाता है। क्या सियान साहब भी कहा जाता है इनको? संथाल विद्रोह 55-56 में, और नेता कौन? सिंधु कानू और उसके दो भाई चांद भैरव। नील विद्रोह 1859-60 में, और इसके नेता कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ स्थापित की थी? तो 1780 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। उसमें शासनकाल वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था, और स्थापित कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है, बताना है। तो हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1817 ईस्वी में
राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर और एलेक्जेंडर गफ ने किया था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। मेयो कॉलेज का स्थापना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर में किया गया था। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कोलकाता। पारसी साप्ताहिक पत्रिका मिनातुल अखबार को प्रकाशित किया था कौन करते थे? इसका जो संपादन शुरू हुआ 1822 ईस्वी में शुरू हुआ था। और संपादन कौन करेंगे? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता है। 1821 में इन्होंने संवाद कुमैदी नामक पत्रिका निकाला, जो बांग्ला साप्ताहिक था। और इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना किया था। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम आधुनिक पुरुष और प्रजारण का पिता भी कहा जाता है इनको। कौन सही सुमिलित नहीं है बताना है। कौन सही सुमिलित नहीं है बताना है। समाचार पत्र और संस्थापक अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। न्यू इंडिया एनिमेशन का सही था। इनकी और थी कॉमनवेल्थ थी। तहजीब उल अखलाक ये जिन्ना जी की नहीं थी, ये जिन्ना की कामरेड थी। मोहम्मद अली जिन्ना की कामरेड थी। ये थी सैयद अहमद खां की, ये गलत है। सैयद अहमद खां की थी, सर सैयद अहमद खां की, जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। और संवाद कुमैदी राजा राम मोहन राय की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? अभी जस्ट बताया है क्या? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्या है? 43 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बताया था? इसमें शासनकाल था एलन बरो का शासनकाल था। इसका टाइम पीरियड था 42 से 44। और इन्हीं के शासनकाल में 43 में सिंध का विलय होता है। किसके नेतृत्व में? नेपियर के नेतृत्व में होता है। तो आप बता दीजिए क्या होगा? और क्या होगा? यानी गुलामी प्रथा। बाल विवाह के लिए 3 कानून बने, 1872, 1891 और 1929। 72 में नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1891 में बना एज ऑफ कंसंट एक्ट और बीएस मालाबारी के सहयोग से। 1929 में शारदा कानून बना हरविलास शारदा के सहयोग से, ये न्यायाधीश थी। ये सभी बाल विवाह कानून था। शिशु हत्या के लिए 2 कानून बना, 1795 में जॉन शोर के समय में और 1805 में वेलजेली के समय बना था। सती प्रथा के लिए 1829 में कानून बना। शासनकाल किसका था? विलियम बेंटिक का। किसका? विलियम बेंटिक का शासनकाल था। और गुलामी प्रथा का आंसर हो जाएगा इसका। 1858 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था बताना है। स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 85 को पहली मीटिंग हुई। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था।
मगर दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। पहले जो मीटिंग होनी थी पुणे में होनी थी, मगर पुणे में क्या हुआ, प्लेग से महामारी फैल गया। बाद में मीटिंग शुरू कहाँ हुई, बंबई में अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 85 में हुआ 28 दिसंबर को। और कौन था विश्वविद्यालय, वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। तो शासनकाल बता देते हैं अब क्या होगा। और डफरिन का शासनकाल था 84 से लेके 88 तक। तो समझ में आ गया, लॉर्ड डफरिन इसका आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पेटेंट क्वेश्चन, ये पेटेंट क्वेश्चन है और इसे मैं लेकर पाऊंगा, पाकर रहूंगा, ये बताया था तिलक महोदय ने बताया था। और ये अधिवेशन चल रहा था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसी में इन्होंने इसकी घोषणा की थी। और इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, मजूमदार। और इसी में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें उग्रवादी और उग्रवादी दल दोनों साथ आ गए थे। और इसमें सहयोग कौन किया था, तिलक और एनी बेसेंट ने सहयोग किया। और दोनों के प्रयासों से दोनों दल जो है आपस में मिले हो गया। इनमें कौन सबसे कम आयु में, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, वो कौन थे, अबुल कलाम आजाद। वो अधिवेशन कौन रहा था, 1923 का दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली का विशेष सत्र अधिवेशन चल रहा था, उसी में अध्यक्षता किया था इन्होंने। और सबसे लंबे समय तक भी यही अध्यक्ष रहे थे, सबसे लंबे समय तक यही अध्यक्ष रहे थे। 40 में रामगढ़ अधिवेशन में इनको अध्यक्षता प्रदान की गई। रामगढ़ पड़ता है झारखंड में। और 46 तक ये लगातार 46 में 45 तक, 46 से तो बन जाएंगे, कृपलानी साहब बन जाएंगे, 45 तक ये लगातार अध्यक्ष रहे थे। भारत की विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, JB कृपलानी। 46 में इनको अध्यक्षता प्रदान की गई और जब विभाजन हुआ 15 अगस्त को तो यही अध्यक्ष थे इसमें। नेहरू जी अध्यक्ष कब रहे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो रावी नदी किनारे पे हुआ था, उसका 36 में लखनऊ अधिवेशन और 37 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी द्वारा किया गया था। आजाद के बारे में बता ही चुके हैं अभी हम। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, और वो गए इस धर्म संसद में तो भारतीय संस्कृति की महत्ता का व्याख्यान किया था, बताया था कि भारतीय संस्कृति कैसी है, कैसे उच्च संस्कृति हमारी है। और ये हुआ था 93 में हुआ था, शिकागो में हुआ था। कहाँ, शिकागो में हुआ था। और इन्होंने ही कब 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और इनकी पुस्तक थी ज्ञान योग कर्मयोग, इनकी 2 पुस्तकें थी। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित है, राइट आंसर बताना है। महात्मा गांधी मुख्य नायक नहीं, ये गलत है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, तो मुख्य नायक था BR अम्बेडकर की, BR अम्बेडकर की। तिलक की यंग इंडिया नहीं थी, ये महात्मा गांधी की थी। तिलक की क्या थी, केसरी थी। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ सही आंसर इसका है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पे विकास पर जोर दिया गया है। हंटर कमीशन शिक्षा आयोग था जो 82 में स्थापित हुआ था, 82 में स्थापित हुआ था। और इसमें ये कमीशन इसलिए स्थापित हुई थी कि 54 में जो वुड डिस्पैच आया था आयोग, शिक्षा आयोग, उसी की समीक्षा के लिए आया था। तो इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया जाए, यदि प्राथमिक शिक्षा पे जोर देंगे तभी उस शिक्षा का विकास हो पाएगा।
भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ये विद्रोह हुआ था 1832-33 में हुआ था और इसके नेता कौन थे? गंगा नारायण जी नेता थे इसके। कौन? गंगा नारायण जी नेता थे। और झांसी की रानी की चर्चाएं तो अभी किए हम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है? सबसे पहले जानेंगे इनका मूल नाम क्या था। मूल नाम मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। जन्म बनारस में, वाराणसी में जन्म हुआ था और ये 1857 में विद्रोह जो की थी वो झांसी से कर रही थी और ग्वालियर के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है और यही इनकी समाधि बनी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।